ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ठीक है, अब ये स्क्रीन इमेज है तो इस इमेज को हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू सी दैट आपके पास प्रॉब्लम भी है। ये आपको एक्चुअली अभी जस्ट मैंने भेजा। आई वाज सर्चिंग फॉर गुड प्रॉब्लम्स जिसमें काफी सारी पॉइंट्स कवर्ड हो। मेरा पर्पस ये है, जिसके कारण हमेशा ऐसा हो जाता है कि मैं ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ और फिर दिन खत्म हो जाता है, ध्यान नहीं जाता है इन बातों पे। चलो, ओके, सो आई होप द प्रॉब्लम इज विथ यू. You have written it in your notebooks also, but let us read this problem. See, Mrs. Ravadi, Ravadi Devi, okay, forget the name, government employee. यहाँ पे clearly दिया हुआ है government employee, retired from service on 28 February 2020. ध्यान देना, 28 फरवरी को ये रिटायर हो गया, 28 फरवरी को ये रिटायर हो गई। 28 फरवरी को रिटायर हो गई मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स वर्किंग बताऊं तो मुझे शुरू करना है अप्रैल से और 31 मार्च एंड करना है। इसने लेकिन 31 मार्च एंड नहीं किया, इसने फरवरी में ही रिटायरमेंट ले लिया, मतलब 11 मंथ्स वर्किंग, 11 मंथ्स का सैलरी और 1 महीने का पेंशन। ठीक है, इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 11 मंथ्स का सैलरी और 1 महीने का पेंशन। ओके, शी वॉज वर्किंग एज लाइब्रेरियन इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे काम की चीज नहीं है, पता चल गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। ओके, शी फर्निशेज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेसिक सैलरी, सॉरी, बेसिक सैलरी आपको बताई हुई है, नेट आफ्टर टैक्स एट सोर्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, प्रोफेशन टैक्स एक्सेट्रा। अब नेट सैलरी दी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको नेट सैलरी नहीं लेनी है, आपको लेनी है ग्रॉस सैलरी। ओके, प्रॉब्लम एक बार पूरा देख लो, इसकी मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद मैं मोबाइल पे वो स्क्रीन शेयरिंग अपना स्क्रीन देखूंगी, स्क्रीनशॉट, एंड वी विल बी सॉल्विंग इट इन द एक्सेल शीट। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहली पॉइंट, आपको जो सैलरी दी है, नेट सैलरी दी है, हमको नेट सैलरी नहीं चाहिए, हमको ग्रॉस सैलरी चाहिए। क्यों नेट नहीं चाहिए, ग्रॉस चाहिए? ग्रॉस में से आप कुछ भी डिडक्ट करवाओ। मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मैं कॉलेज वालों को बोलती हूँ यार 1 लाख तुम देते हो, फिर मुझे 5,000 लाइट का बिल भरना पड़ता है, 10,000 मेरा मोटर कार है मेरे पास, उसका लोन भरना पड़ता है, फिर वीसी के पैसे भरने पड़ते हैं, फिर एलआई अपना होम इंश्योरेंस भरना पड़ता है, हाथ में मेरे मुश्किल से 20,000 आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप लोग सब कट करके मुझे 2 ही हाथ में 20,000 रुपए। सो अगर मेरे डिडक्शंस अलग हो सकते हैं, फरीदा मैडम के अलग हो सकते हैं, नीतू मैडम के अलग हो सकते हैं, इनकम टैक्स वाले आपके डिडक्शंस नहीं देखेंगे, दे विल आस्क यू अबाउट ग्रॉस सैलरी। ओके, सो हमको चाहिए ग्रॉस सैलरी। इन केसेस में जहां पे नेट टैक्स डिडक्ट होने के बाद, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होने के बाद, इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्ट होने के बाद आपको जो अमाउंट दिया है, आप क्या करोगे, उस नेट को ग्रॉस में बदलोगे। नेट को ग्रॉस में कैसे बदलते हैं? एड बैक, जो माइनस किया हुआ है प्लस कर दो। अगर 4,000 में से 600 रुपया टैक्स माइनस किया हुआ है, आपको दिया है टीडीएस 600 रुपीज, अगर 600 कट किया हुआ है तो एड बैक। एलआईसी कट किया हुआ है 1,000 रुपया, एड बैक करो। प्रोफेशनल टैक्स कट किया हुआ है 100 रुपया पर मंथ, एड बैक करो। इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज योर सैलरी, मैं क्या बताऊंगी? 4,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 100, दैट इज योर 5,700. 5,700 will be my per month gross salary. ओके, उसके बाद है डीए। डीए आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, ठीक है। सीसीए दिया हुआ है, ओके। अनकम्यूटेड पेंशन दिया हुआ है, अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन, और यहाँ पे मंथली पेंशन कितने महीनों के लिए? सिर्फ 1 महीना। कौन सा 1 महीना? मार्च। आप बोलोगे मार्च के बाद पेंशन नहीं मिलेगा क्या? मार्च के बाद पेंशन तो मिलेगा, पर मार्च के बाद हमारा ईयर चेंज हो जाएगा, मतलब वो जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे वो कैलकुलेट करेंगे, आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे जो आप टैक्स पे करोगे, यू विल बी पेइंग फॉर 31 मार्च 2020। सो मार्च के महीने का, क्योंकि रिटायरमेंट 28 फरवरी है, तो मार्च के महीने का हमको पेंशन मिलेगा। सो दैट वी विल कैलकुलेट अनकम्यूटेड पेंशन। उसके बाद शी कम्यूटेड 1/6 ऑफ हर पेंशन। ओके, 1/6 पेंशन उसने कम्यूट कर दी, तो हम लोग इस 1/6 के बेसिस पे पूरा 6 पीसेस, 1/6 मतलब 6वां हिस्सा, तो टोटल कितना था? ओके, 6 का 1/6 आपको दिया हुआ है। मैं 6 क्यों बोल रही हूँ, ये 1/4 होता तो चौथा, 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, ऐसा बोलते। 1/6 मतलब 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा। अगर 1/8 दिया होता तो 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो हम लोग ये देखेंगे कि 1/6 दिया है तो 6 कितना, ऑल 6 पीसेस ऑल टुगेदर टोटल पेंशन कितना, और हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका डिडक्शन बाद में।
उसके बाद HRA है, ह्यूमन सॉरी हाउस रेंट अलाउंस, ओके, उसके बाद ग्रेचुटी, उसके बाद लीव एनकैशमेंट, एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन इसमें सबसे ब्लेस्ड पॉइंट, आप बोलोगे अरे ग्रेचुटी का भी डिडक्शन, अरे लीव सैलरी का भी डिडक्शन, अरे पेंशन का भी डिडक्शन, भाई कोई डिडक्शन नहीं। क्यों कोई डिडक्शन नहीं? क्योंकि सबसे पहला ब्लेसिंग वाला पॉइंट हमको शुरू में दिया हुआ है कि मिसेस देवी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपका ग्रेचुटी टैक्स फ्री, करेक्ट। अनकम्यूटेड पेंशन लगेगा, कम्यूटेड पेंशन टैक्स फ्री, लीव सैलरी एग्जाम्प्ट टैक्स फ्री, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो टैक्स फ्री है। दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी टेंशन। Okay, so ये overall structure है problem का. Now let us start with the problem. I'll be using the screenshot which is in my mobile. Yes, फिर भी अगर amounts तुम लोग calculate करोगे, amounts में जो mistakes होंगी, just 1 minute, let us change to whiteboard or something, Excel sheet अगर खुली हुई है तो. तब तक screenshot ले लेना जिनका attendance हो गया है और बाद में मुझे भेज देना please. Photos. वर्ड में ही करें आगे, ठीक है, जरा वर्ड में करते हैं कंटिन्यू, एक्सेल नहीं खुला हुआ है. Difficult. Just 1 minute. Desktop TY. Yes, it has started. मेरे को बताओ स्क्रीन दिख रहा है क्या? शेयर स्क्रीन TY वो किधर गया? Yes, TY Excel. Okay. I hope screen is visible. देखो नया शीट ओपन करते हैं. Yes, yes. या फिर इसी को जरा एक मिनट. I'll be using the same screen. आगे जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है. Yes. So चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग प्रॉब्लम की. Start with the name of the SSC, Mrs. रवाड़ी देवी. देन नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे प्रीवियस ईयर. जैसे हम लोग करते हैं स्टार्टिंग 5 पॉइंट्स तो हमको लिखनी है. प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2020-21, नेक्स्ट लाइन लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल. रेसिडेंशियल स्टेटस R&OR. ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं. ओके, दिस इज ऑल कॉमन दैट यू आर सपोज टू डू. चलो उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द पहले आप उसके ऊपर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. लेट अस स्टार्ट विद बेसिक सैलरी. वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना? मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी, जहां पे भी मे भी बारिश के कारण थोड़ा इंटरनेट कम ज्यादा हो, तो आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी. जहां भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, मिस हो जाता है, यू कैन हैव इट इन रिकॉर्डिंग. ठीक है. नाउ बेसिक सैलरी, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक सैलरी. आपको क्लियरली मैंने बताया कि हमको नेट नहीं लेना है. सो नेक्स्ट लाइन पे मैं इसका कैलकुलेशन दिखाती हूँ, इसको कैलकुलेट करती हूँ. यहाँ पे मैं लिखूंगी नेट सैलरी. इट इज 4,000 per month. 4,000 into 12
एक काम करते हैं, टोटल करके सीधा मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक अमाउंट जो डिडक्ट किया हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं सबको। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं ऐड, नेट सैलरी में से क्या क्या डिडक्ट किया गया है, टैक्स कट किया गया है, टीडीएस कितना 600 रुपया, ओके। उसके बाद ऐड LIC 1000, उसके बाद ऐड प्रोफेशन टैक्स PT 100, ठीक है, टोटल हो जाता है 5700 रुपए। नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखती हूँ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस 5700 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12। एक ही बार में मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, नहीं तो क्या होता था, आपको एक एक चीज को मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता था, ठीक है। सो 5700 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी आंसर आता है आप इस कॉलम में लिखोगे, यानी कि नेक्स्ट आउटर कॉलम में लिखोगे। ये आपको इनर में डालना है, फर्स्ट इनर में डालो, सेकेंड इनर में डालो, कैसे प्लान करना है ये आपके ऊपर है। कोई कंपलसरी प्रेजेंटेशन का मेथड दिया हुआ नहीं है, इट्स नॉट स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स, ओके। यस 68,400, थैंक यू, 68,400। सो कोई कंपलसरी मेथड नहीं है, आपको 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, कैसे कैलकुलेट करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। सिर्फ उसको अंडरलाइन प्रॉपर करना, प्रॉपरली बाहर लेके जा रहे हो तो उसको कैलकुलेशन में लेना, ऐसा नहीं हो कि वो मिक्स हो जाए और आप उसको कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हो। सो वो खाली ध्यान रखना, 4000 प्लस 600, 4600 प्लस 1000, 5600 प्लस 100, 5700। जब आप 5700 लिखोगे तो उसको प्रॉपर अंडरलाइन करना, ताकि आपका ध्यान जाए कि इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ऐसा नहीं हो कि उस 5700 को वापस से ऊपर सबके साथ ऐड करके 10,000 11,400 दिखा दो, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट सैलरी के बाद आपको दी हुई है डीए प्रॉब्लम में क्लियरली आपको दिया हुआ है 115% ऑफ बेसिक पे। नाउ ये जो ऊपर आपने कैलकुलेशन किया ये क्या था, बेसिक पे ही था, ओके। सो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैडम मैं इसमें सैलरी नेट लूं कि टीडीएस लूं कि LIC लूं कि PT लूं, कुछ नहीं, आप टोटल सैलरी का 115% लोगे, क्योंकि वो जो ऊपर आपने दिखाया ना ग्रॉस सैलरी इज नथिंग बट योर बेसिक पे, ओके। ग्रॉस सैलरी इज योर बेसिक पे। सो हमारी ग्रॉस सैलरी है 68,400, इज 68,400 का 115% कितना होता है, कैलकुलेट करो। यस मेरे बच्चे आंसर के साथ रेडी हैं, 78,660, वेरी गुड, थैंक यू, 78,660, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज योर CCA CCA का फुल फॉर्म क्या है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी की महंगाई को कवर करने के लिए, अचानक से अभी आपने देखा बॉम्बे के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे चीजों के लॉकडाउन में, कंपैरेटिवली सबर्ब्स में चीजें सस्ती हैं। सो अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपको CCA मिलता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के नाम पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। सो दैट इज समथिंग विच इज अ बेसिक पार्ट ऑफ सैलरी। तो आप उसको सैलरी में ऐड करोगे 1400 पर मंथ, 1400 into 12। सो 1400 पर मंथ, 1400 into 12 टोटल करोगे, आंसर आएगा आपका कितना आ रहा है, 1400 into 12, 16,800, yes 16,800, ओके। कुछ डाउट होगा ना या कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज बी क्लियर, वहीं का वहीं हम लोग क्लियर कर लेंगे, ओके। सो 16,800, यस एंड थैंक यू एवरीवन। चलो अच्छी बात है, हम लोग कैलकुलेट करते जाओ तो मेरा काम जल्दी इजीली होता जाएगा। उसके बाद है अनकम्यूटेड पेंशन पर मंथ, अनकम्यूटेड पेंशन, फोर्थ पॉइंट। अनकम्यूटेड मतलब मंथली, ठीक है। मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन। अभी मंथली पेंशन आपकी कितनी रहेगी, यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 पर मंथ। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है कितनी रहेगी, नहीं कितने महीनों की रहेगी। सो कितने महीनों की रहेगी, ओनली फॉर मार्च। वाई मार्च, बिकॉज फेब्रवरी तक तो सैलरी मिलती थी, जब सैलरी मिलती है तो पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो वी गेट पेंशन। सो ओनली मार्च के लिए 1 महीने के लिए आपको अनकमिटेड पेंशन मिलेगी, सीधा 3,000 रुपीज।
ओके, नो नीड टू कैलकुलेट इट मोर, सो दैट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद कम्यूटेड पेंशन। अब कम्यूटेड पेंशन, क्योंकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वी आर टेंशन फ्री, हमको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको याद है तो कम्यूटेड पेंशन का हम लोग डिडक्शन कैसे करते थे, अंडर सेक्शन 1010, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट के लिए फिर से 2 कैटेगरीज, रिसीविंग ग्रेचुटी, नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी। रिसीविंग ग्रेचुटी है तो 1/3, नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी है तो हाफ। ओके, ये लेकिन नॉन गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पे तो ये सीधा सीधा गवर्नमेंट है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी कम्यूटेड पेंशन कितना अमाउंट है। इनर कॉलम में इसका अमाउंट भी दिखा दो, उसको थोड़ा हम डिसेंटली करते हैं, 43,000, और नीचे लिखोगे लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट सीधा 43,000, बाहर लेके जाएंगे नील, और इसका रीजन लिखो, नहीं दिखाना है डायरेक्टली ब्रैकेट में डालो फुली एग्जेम्प्ट, सिंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सो यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन डालोगे इसका, सिंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डायरेक्टली नील डाल दिया तो भी चलेगा, ये तो जस्ट हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखाना है तो भी चलेगा। डायरेक्टली कम्यूटेड पेंशन आउटर कॉलम में लेके जाओ नील, और वहां पे लिखो सिंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 6th पॉइंट, 6th point is your HRA, house rent allowance. House rent allowance 700 per month, exemption is 6,200. Okay, 700 per month मतलब 700 into 12 ये होता है 8,400। ठीक है, इसमें से exempt लेस exempt क्लियर आगे दिया हुआ है, अमाउंट थोड़ा चेंज करते हैं इसका। एग्जेम्प्ट का अमाउंट दिया हुआ है हमको कितना, 6,200। सो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,200। दिस विल बी योर अमाउंट। ओके, एग्जेम्प्ट 6,200 आपको मिला कितना है, 12 महीने का 700 रुपए के हिसाब, 400। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो, एक बात ध्यान रखना, HRA इज गिवन टू यू 700 पर मंथ। यहाँ पे मैंने एक गलती की और किसी का भी इस पे ध्यान नहीं गया। कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स की क्या गलती थी? बोलो 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 जल्दी। 2,200 रुपए नहीं, कुछ गलती याद आ रही है? चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया HRA 12 महीने का, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिया है CCA 12 महीने का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 12 महीने तो थे ही नहीं भाई, जॉब ही 11 महीने का था। प्लीज अंडरस्टैंड, जॉब 11 महीने का था। CCA पे तो मेरा ध्यान नहीं गया था, लेकिन HRA पे मेरा ध्यान था। सो आप क्या करोगे, प्लीज मेक द चेंजेस। जॉब ही 11 महीने का था एंड देन यू रिटायर्ड। ओके, देन यू रिटायर्ड, इसमें से आपको 1,400 माइनस करने पड़ेंगे, मतलब 15,400 रुपए आपका अमाउंट आएगा। सिमिलरली आपका ये HRA भी आपको 11 महीने का लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक फॉर 12 मंथ्स बिकॉज 12 महीने आपका जॉब ही नहीं था। ये सब सैलरी में होके मिलता है। अब आपको मार्च में सैलरी नहीं मिलेगी तो ये सब अमाउंट कहाँ से मिलेगा? ओके, ये सब अमाउंट कहाँ से मिलेगा? सो व्हाट विल हैपन इज यू विल बी गेटिंग 7,700, 7,700, जिसमें से 6,200 will be exempt and 1,500 will be chargeable. ओके, इज इट क्लियर? ध्यान देना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक जानबूझ के की थी, ऊपर CCA में मेरा भी ध्यान नहीं गया, आप लोग का भी ध्यान नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे जो ग्रॉस लिखा है उसमें भी एक्चुअली मिस्टेक है। ग्रॉस शुड बी फॉर 11 मंथ्स। चलो लेट अस मेक द चेंज। ग्रॉस में भी मिस्टेक है। ग्रॉस सैलरी भी मुझे कितने महीने की मिलेगी? 11 महीने की, क्योंकि 1 महीने का पेंशन मिल रहा है। ठीक है, 5,700, 57,000, यानी कि ये हो गया 62,700। चेक करना जरा राइट है क्या, अगर मिस्टेक है तो चैट में बता दो मुझे। ग्रॉस में भी 11 महीने, ये 11 मंथ्स का कितना होता है चेक करो। 57,000 into 11, 62,700। ओके, 62,700 दैट विल बी योर। उसके बाद DA भी आपका चेंज हो जाएगा। चलो DA चेंज करो, 115%।
ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे है मेरा 62,700, तो इसका 115% कितना होता है देखो, चलो चलो फास्ट, 115% ऑफ योर 62,700 कितना होता है, 72,105, 72,105। ओके, और कुछ है क्या 12 मंथ्स के साथ रिलेटेड, लेट अस चेक आउट। ठीक है, आई विल नॉट से आई एम वेरी सॉरी, आई विल से कि चलो कहीं मेरा ध्यान नहीं था और कहीं जरूरी भी था ये चेंजेस होना था, कि तभी तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। सो लेट अस सी, नेट सैलरी आपने ग्रॉस सैलरी निकाली, 11 महीने की मल्टीप्लाई कर दी, डीए 11 महीने के सैलरी का निकाल दिया, सीसीए 11 महीने का ले लिया, अनकम्यूटेड पेंशन एक ही महीने का, कम्यूटेड पेंशन तो टैक्स फ्री है, उसके बाद एचआरए हमने लिया 11 महीने का, उसके बाद नेक्स्ट है 7th, एचआरए के बाद आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी और लीव सैलरी में तो टेंशन नहीं है बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वहां पे मैं सीधा ब्रैकेट में लिख देती हूँ एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, और नीचे उसके ब्रैकेट में उसका सेक्शन लिखना प्लीज। हाँ, और अगर सेक्शन में आपको गड़बड़ हो, मान लो 1010 है, 1010 ए है, 1010 ए है, याद नहीं आए तो सिर्फ सेक्शन 10 उतना भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, so this will be nil, and again leave salary we'll be writing nil. Leave salary that will be nil. Okay, so this way the things will work out. Leave salary be nil क्यों, under section 1010 AA, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि वहां पे लिखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेक्शन 10 ब्रैकेट में 10 AA. So this is about your leave salary exempt for the government employees. So ये भी हो गया nil. बस उसके बाद तो तुम लोग को प्रॉब्लम का कैलकुलेशन करना है, टोटल अप करना है। तो चलो टोटल अप कर लेते हैं, कितना 62,700, 72,105, 15,400, 3,000 एंड देन 1,500 रुपए। सो ये सब अमाउंट्स लेके आपका निकलेगा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। बताओ जरा कितना आता है अमाउंट, 154,705। प्लीज चेक कर लेना, मैं भी तुम लोगों से ही ले रही हूँ, 154,705। ठीक है, मैं भी तुम लोगों का ही चैट में देख के लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, इसमें से हमको मिलेंगे 3 डिडक्शंस एज यूजुअल। कौन से 3 डिडक्शंस, पहले है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), ये तो फिक्स है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सबके लिए फिक्स्ड है। उस दिन भी मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा मैडम ये 50,000 कहाँ से आया, माय डियर स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड है, अमाउंट इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट सो दैट आपका टैक्स थोड़ा कम लगे। ओके, उतना टैक्स आपको माफ हो जाएगा, 50,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं, मतलब आपको टैक्स कम लगेगा। और वैसे भी सैलरीड पर्सन बेचारे गरीब होते हैं, उनसे ज्यादा लेना गलत है। ठीक है, और बिजनेसमैन ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं। आज भी आप लॉकडाउन में देखोगे, आई नो जीएसटी का, माय डॉटर ऑलवेज से, इसके ऐसे कितने सारे बिजनेस है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ये आपके पैक्ड फूड्स बनाते हैं, पैकेट्स वगैरह, उनका तो सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोगों को बाहर खाने का कुछ नहीं था एंड दे वर मेकिंग ऑल दैट पैकेट्स। तो ऐसे कितनी सारी पार्टीज है उल्लासनगर की जिनका जीएसटी अभी भी पेंडिंग है, बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने कमा दिया लॉकडाउन में। तो ये बिजनेसमैन के लिए, सैलरीड पर्संस को कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस देने ही है। ओके, सो वो ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1), 50,000। उसके बाद सेक्शन 16(2), दैट इज योर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला ही नहीं है तो डिडक्शन क्या, अगर ऊपर मिलता तो हम उसका डिडक्शन लेते। क्यों डिडक्शन लेते, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को है। याद करो, सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलता है वो। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या डिडक्शन मिलता है, रिवाइज करो, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 रुपीज, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 बोलो या 20% बोलो, 5,000 रुपए जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस। लेकिन यहाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस का इनकम ही नहीं है तो फिर उसका डिडक्शन क्या, कुछ पैसा मिला ही नहीं है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मेरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ही 0 है,
सो यहाँ पे मुझे वो सब करना ही नहीं है, तो आई जस्ट राइट नील। अगर आप नील नहीं लिखना चाहो, डायरेक्टली उसको छोड़ना चाहो तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(3, दैट इज योर प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स आपका कितना है पर मंथ? कितना दिया हुआ था हम लोगों ने, ऊपर लिया था, लेट अस चेक जस्ट वंस। 100 रुपया पर मंथ, 11 महीने का, नेचुरली 1100 रुपए 11 महीने का ही लोगे, क्योंकि 11 महीने ही हम लोग प्रोफेशन टैक्स भर रहे थे, सैलरी में थे। सो मेरा टोटल डिडक्शन हो गया 50,000, 51,100। एंड व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? दैट विल बी कॉल्ड एज योर नेट टैक्सेबल सैलरी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यस, नेट टैक्सेबल सैलरी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 103,605। ओके, so this is your final answer, net taxable salary. I hope the topic or the problem is very clear. Problem में कुछ भी doubt है, just raise your hand, I'll unmute you and let us see that you understand it properly. मत डालो chat में, आप लोग raise your hand करो, मैं unmute करती हूँ। कुछ भी doubt है, be free. सिर्फ इसमें एक पॉइंट आपने सीखी, बेसिक सैलरी की, नेट सैलरी की, ग्रॉस सैलरी, नेट में से ग्रॉस कैसे निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी कभी 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आता है या फिर ब्लैंक में पूछते हैं कि नेट सैलरी इज दिस मच, दीज आर द डिडक्शंस, फाइंड आउट द टैक्सेबल सैलरी। या टैक्सेबल सैलरी विल बी डैश, ग्रॉस सैलरी विल बी डैश, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? उसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, जो जो माइनस किया है वो ऐड बैक करो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉइंट दिया रहेगा, जस्ट 1 मिनट। 11 मंथ्स, यस 11 मंथ्स क्यों लिए आपने? बिकॉज फेब्रुअरी में रिटायरमेंट है, फेब्रुअरी में पर्सन रिटायर हो रहा है, तो आपको जो भी लेना है उसका सैलरी, सीसीए, डीए, एचआरए सब 11 महीने का ही मिलेगा। 12वें महीने में तो उसको खाली अनकम्यूटेड पेंशन मिली है, मंथली पेंशन जो हमने अलग से ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्या बता रही थी, देखो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम में क्या देते हैं, बेसिक सैलरी ग्रॉस, और उसके बाद ब्रैकेट में देते हैं टीडीएस 500 रुपया। ग्रॉस मान लो 5,000 रुपए और टीडीएस 500 रुपया, तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 500 ऐड करके आते हैं। अब ग्रॉस है तो फिर ग्रॉस में ऐड करने की क्या जरूरत है, ग्रॉस ही चाहिए ना मुझे। तो हम लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं कि फिर ब्रैकेट में टीडीएस क्यों दिया है, इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन करने के लिए, राइट। मेरा पति बहुत अच्छा है पर मैं उससे झगड़ा नहीं करती, राइट। मैंने आपको बताया, फिर आपको मैंने ये क्यों बताया, मैं झगड़ा नहीं करती। जब बता दिया अच्छा है तो अच्छा है, बात खत्म हो जाती है। वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड किया डायलॉग, करेक्ट। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत बार आपको प्रॉब्लम्स में ये सब चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। नेट वर्ड देखो तो एडिशन करो, ऐड बैक करो। नेट वर्ड नहीं है तो ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि मुझे ग्रॉस सैलरी चाहिए। वो ग्रॉस सैलरी आपको कैसे मिलेगी, नेट है तो ऐड बैक करो, और ग्रॉस दिया हुआ है तो फिर कुछ मत करो, जो है उसको उठा के डालो। ओके, प्रॉब्लम्स करने के टाइम पे प्लीज बी केयरफुल। ओके, प्रॉब्लम्स करने के टाइम पे प्लीज बी केयरफुल। अब दूसरी एक बात, उस दिन मुझे किसी स्टूडेंट ने हिमालय पब्लिकेशन का बुक भेजा था। आई एम वेरी सॉरी, वो नंबर सेव्ड नहीं था और मैंने इतना भी ट्राई नहीं किया देखने के लिए कि किसका नंबर है वो। मुझे डीआईटी का बुक भेजा हिमालय पब्लिकेशंस का, जिसमें से ये प्रॉब्लम आज मैंने निकाला है। माय डियर स्टूडेंट, हिमालय पब्लिकेशन में आपको जो बुक में प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसमें लीव सैलरी के कैलकुलेशंस वगैरह भी हैं। प्लीज, हाँ, टीवाई बीकॉम के सिलेबस के लिए लीव कैलकुलेशंस नहीं है, करो, बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। क्या होता है, देखो अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगी और मेरा फिर एनकरेजमेंट डिस्करेजमेंट में बदल जाएगा। फिर मैं सोचूंगी ये टॉपिक ही बकवास है, मुझे तो नहीं आ रहा है, और मैं छोड़ दूंगी। सो ये नहीं होना चाहिए। आई वॉज गोइंग थ्रू विद द बुक, यू नो, मुझे टाइम क्यों लगा ये एक्स्ट्रा, क्योंकि जो भी मैं प्रॉब्लम देख रही थी उसमें अनवांटेड कैलकुलेशंस थी। और हिमालय पब्लिकेशन के साथ ऐसा ही होता है। पहले उसका राइटर किशनाड वाला था, किशनाड वाला के बुक्स को स्टैंडर्ड माना जाता था,
लेकिन वो स्टैंडर्ड सबको पल्ले नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल वो बुक रेफर करो, बिल्कुल उसका पीडीएफ है, पीडीएफ में ग्रुप पे डाल देती हूँ तो लोग बिल्कुल रेफर करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस में उलझ मत जाना। ठीक है, उलझ मत जाना। देखो प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत सिंपल आता है। टीवाई बीकॉम का सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है। परक्विजिट्स का कैलकुलेशन, देन आपका लीव सैलरी का कैलकुलेशंस, ऑल दैट कैलकुलेशंस, डिडक्शन, रिपीट। मैम प्लीज 50,000 अमाउंट स्टैंडर्ड डिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तुम्हारे मेरे बोलने पे नहीं है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको 50,000 रुपए सैलरी में से मिलता ही है। ओके, आई एम वेरी सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेट का इशू हो सकता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, यू डोंट वरी एट ऑल। बट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इज फिक्स्ड फॉर ऑल, सबके लिए फिक्स्ड है, सैलरी कितनी भी हो। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने आपको बोली, हिमालय पब्लिकेशन का बुक बिल्कुल यूज करो, लेकिन उसमें जो हैवी कैलकुलेशंस हैं समझ के करो, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन डिप्रेस मत होना। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, अरे मेरा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, इसका हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, वो वैसे कैसे हो गया, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, लीव इट। ठीक है, एट द मोस्ट वो डाउट अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यू दे रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं होना ही चाहिए सॉल्व, आप मुझे भेजो, वील सॉर्ट इट आउट। ठीक है, लेकिन इतना है कि डिप्रेशन में मत, मतलब एक वो क्या बोलते हैं ना, गिव अप करने वाली मेंटेलिटी मत रखना कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट। इसके लिए हम लोग कृष्णाड वाला का बुक मुंह से निकालते ही नहीं थे। एक टाइम था, मैंने लाइब्रेरी में लाना ही बंद कर दिया उसको, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स भी बहुत होती थी, और उसके स्टैंडर्ड बुक्स सीए के सब कैलकुलेशंस वो उसमें डाल देता था, बच्चों को आता नहीं था, वो सब टेंशन में आ जाते थे, डीआईटी हमको नहीं आता, डीआईटी डिफिकल्ट है, एक साइकोलॉजी बैठ जाती थी। इसके लिए मैंने वो बुक्स मंगवाना ही बंद कर दिया। तो मनन और शेड ही यूज करो, दैट इज बेस्ट। सो जस्ट अंडरस्टैंड प्लीज, डोंट गो विद दैट डिप्रेशन। हाँ, कैलकुलेशंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जस्ट 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग